तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। देखिए सीआईपी रांची के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, सीआईपी रांची वार्ड अटेंडेंट। ठीक है, आज बहुत से लोगों का क्वेश्चन आया कि भाई स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा। दोस्त देखिए, आज संडे है, कल हो सकता है रिजल्ट आ जाए, मतलब कि मंडे से लेकर के आपका सोमवार से लेकर के शनिवार के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आएगा मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, सारा कुछ बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, सब्र रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक चीज़ देखिए, अगर आप, मैं एक अनुमान लगा के चलता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग फॉर्म को अप्लाई किए होंगे वे सभी 20+ होंगे। 20, 21 से लेकर के आप लोग ये 25, 28 तक मैक्सिमम बच्चे आ जाते होंगे। तो जितने भी इस एज के हैं, मैं चाहता हूँ, यह मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक ना। स्पेशली आप लोग इस बात को अप्लाई करें या ना करें वो आपकी बात, अंतिम में बोलूँगा। चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अंतिम में यह बात बोलूँगा क्योंकि थोड़ी कड़वी बात है। और आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, और ये सभी पारिस्थितिकी से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं आप लोग कि इकोलॉजी के क्वेश्चन हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। एग्जाम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, इसी महीने में हो जाएगा और जल्दी होगा। हो सकता है कल या परसों आपका रिजल्ट आ जाए और उसके कुछ दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम भी हो जाए, लेकिन 15 के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो पारिस्थितिकी है यानी कि इकोलॉजी, इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज किया था? तो सबसे पहले जिस वैज्ञानिक का नाम आता है वह है रिटर, ठीक है। रिटर ने इस टर्म को यूज किया था, इस शब्द को यूज किया था, पारिस्थितिकी। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसके किसके बीच? पारिस्थितिकी जो है दोस्तों, यह जीव तथा वातावरण के बीच का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें जीवन और वातावरण के बीच का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें पूछा गया है कि वन पारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है, ठीक है। तो वन पारिस्थितिकी स्वपारिस्थितिकी है ऑटोकोलॉजी। तो ऑटोकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी से ही टर्म ये जुड़ा हुआ है, कोलॉजी, ठीक है। ऑटोकोलॉजी तो स्वपारिस्थितिकी उसे कहते हैं जो व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन करता है, ठीक है। जिसमें हम लोग व्यक्तिगत किसी पर्सनल जीवधारी का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं स्वपारिस्थितिकी, ठीक है। व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन को हम लोग स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी, ये जो तंत्र है, इकोसिस्टम इंग्लिश में बोल देंगे, ये शब्दावली है किसने दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली को सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका नाम आता है H.J. टांसले, इनका पूरा नाम है, और टांसले हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। ये सभी पर्यावरणविद के या फिर हम लोग बोल सकते हैं इकोसिस्टम के वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो परितंत्र शब्द का सबसे उत्कृष्ट वर्णन कौन सा है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पारितंत्र। पारितंत्र किसे बोलते हैं? जीवों का एक ऐसा समुदाय जो साथ में पर्यावरण में रहते हैं, उसको हम लोग पारितंत्र बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? तो दोस्तों, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रमुख घटक हैं, और जितने भी लिखा है ना साइड में 2000 SSC 2015, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन सभी को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। देखिए 2015 में पूछा था। तो क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? तो 2 घटक हैं, एक जैविक यानी कि जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे कि हम लोग हो गए, और दूसरा होता है अजैविक, यानी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में 2 ही टाइप के जीव पाएंगे, 2 ही टाइप के घटक पाएंगे। एक वो जिनमें जीवन पाया जाता है, और दूसरा वो जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा और कोई बीच में नहीं है, यहाँ पे मध्यम वर्ग नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या आ जाएंगे? तो हम लोग जैविक घटक हैं, मनुष्य हो गया, जितने भी जीव हैं वे सभी जैविक घटक, और जिन निर्जीव हैं जैसे कि पत्थर, मिट्टी, ये सभी निर्जीव हैं। पेड़ किस में है? तो पेड़ जैविक घटक है, क्योंकि उनमें जीवन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में
कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? तो देखिए किसमें जीवन नहीं पाया जाता है? जीवाणु में, क्लारेला में, जल में। तो जल में यार सिंपल जल से जीवन नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह कैसा होता है, यह पूछा गया है। तो दोस्तों ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। सबसे पहले उत्पादक, जिसमें हरे पादप पाए जाते हैं, सवाल हो गया, जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सभी उत्पादक हो गए हैं। फिर उपभोक्ता, जो कि पेड़ पौधों को खाएंगे। मान लीजिए साग हो गया, कोई भी साग है, पालक का साग है, पालक साग होगा, वो हो गया उत्पादक। फिर उसको हम लोगों ने खाया, ठीक है, चाहे बकरी ने खाई तो वो हो गए उपभोक्ता। फिर जब हम लोग को जल जाते हैं या फिर जमीन में दफना दिए जाते हैं हम लोग, चाहे बकरी कोई भी, तो वह मिट्टी में मिल जाता है। और कौन मिलाता है? तो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उन सभी को मिला देता है, तो वे हो गए अपघटक, ठीक है। तो इस तरह से चलता है पूरा का पूरा जीवन चक्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि खाद्य जाल, इंग्लिश में फूड चेन बोलते हैं, यह बनती है तो किससे बनती है? दोस्तों खाद्य जाल जो है आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से बनती है। सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है दूसरे टाइप से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो किसी भी श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उसको क्या बोलते हैं? शाकाहारी, ठीक है। क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि शाकाहारी बोलना ही पड़ेगा यार, प्राथमिक उपभोक्ता को मान लीजिए बकरी खाती है सबसे पहले, ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गई बकरी, तो उसको हम लोग बोलेंगे शाकाहारी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? तो किसी भी पारितंत्र में उत्पादक का जो कार्य होता है वह सबसे प्रमुख कार्य होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों का सबसे प्रमुख कार्य होता है, उत्पादक मतलब कि जितने भी हरे पौधे हैं, हरे पौधे क्या करेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे जी और अपना भोजन बनाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों पारितंत्र में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। और इसीलिए बोला गया है कि जो सूर्य है वह हमारे पिता के समान है और जो धरती है वह हमारी माता के समान है, ठीक है, ऐसा हमारे ऋषि मुनि लोग कहा करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? देखिए 4 ऑप्शन में है और सबसे जो बड़ी संख्या पाई जाती है वह पाई जाती है प्राथमिक उत्पादकों की, यानी कि पेड़ पौधों की। विश्व में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे ही पाए जाते हैं यार, इससे ज़्यादा और क्या पाए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14। तो चलिए लाइन भी आ गया। क्वेश्चन है कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि को हटाना क्या कहलाता है? तो जब वायु या फिर जल के माध्यम से जमीन को हटाया जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि अपर्दन हो गया है। क्या हो गया है? अपर्दन, मृदा अपर्दन, ठीक है। अगर जल का होता है तो जल अपर्दन, जल प्रदूषण बोलते हैं। बहुत तरह से होता है, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन है कि मृदा अपर्दन रोका जा सकता है, तो कैसे रोका जा सकता है? सिंपल सी बात है, मृदा अगर रोकना है मृदा अपर्दन को तो वनस्पति के हटने द्वारा, मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी यार, वनों को उगाने द्वारा। हाँ ये सी अच्छा सेट करेगा, हम लोग सी मार देते हैं। वनों को लगाने के लिए पेड़ पौधे लगाने होंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। वनों को हटाने से नहीं होगा, वनों को लगाने से होगा, और वन हटता है तभी मृदा अपर्दन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें पूछा गया है कि बाढ़ को रोका जा सकता है। बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? तो 4 ऑप्शन में है, स्थल को ढालदार बनाकर, जल आवरण को हटाकर, वनों को काटकर, या नदियों पर बांध बनाकर वृक्षारोपण करके। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? नदियों पर बांध बनाकर वृक्षारोपण, यानी कि पेड़ पौधे अगर हम लगा देंगे नदी के चारों ओर तो बाढ़ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी को पकड़ के रखेगा,
पेड़ पौधे के जड़ सब, ठीक है। और मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, अक्सर संगमरमर में पाँव फिसलते देखे हैं, वो शायरी तो सुनी होगी ना आपने। क्वेश्चन है कि मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन जो है दोस्तों, यह ऐसे स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ पे समुद्र सामने हो, यानी कि सुंदरवन डेल्टा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में, और यहीं पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है। तो मैंग्रोव वनस्पति में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, तो इनमें राइजोफोरा पाया जाता है, राइजोफोरा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं कहूँगा कि जो आपको लगे, जहाँ पे टिक लगा हुआ है एसएससी या फिर कुछ भी एग्जाम, उसको याद कर लें या फिर नोट कर लें। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है। समुद्र के किनारे जितने भी वनस्पति है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं लवणोभिद्ध वनस्पति, ठीक है। यानी कि समुद्र के सामने नमक पैदा होता है और लवण को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण, ठीक है। तो इसलिए इसको लवणोभिद्ध वनस्पति कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें पूछा गया है कि न्यूनीकृत पत्तियां और धंसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं। तो धंसे हुए रंध्र यानी कि अंदर की ओर धंसा हुआ, तो ये कैसे में पाए जाते हैं, शुष्कविद्ध में। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि मरुस्थलीय पौधों में ऐसी पत्तियां पाई जाती हैं न्यूनीकृत, यानी कि खजूर का पेड़ समझ लीजिए, सबसे अच्छा उदाहरण है वही खजूर का पेड़। फिर आप लोग साइकस, पाइनस, और उसके बाद क्या बोलते हैं, कैक्टस, ये सभी उदाहरण हैं इसके, ठीक है। आगे देखते हैं, और इंग्लिश में इसको जीरोफाइट कहा जाता है। क्वेश्चन है कि मरुभिदों यानी कि जीरोफाइट में लंबा मूल तंत्र में होता है, क्योंकि क्यों होता है मूल तंत्र, यानी कि जो जड़ होता है बहुत लंबा होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करके जड़ें गहराई में चली जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 22 नंबर। इसमें पूछा गया है कि यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण जंतु मर जाएंगे। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएंगे यार, तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो सभी जंतु मर ही जाएंगे ऐसे में, लेकिन ऐसा मालूम नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, डरिए मत। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है कि अधिपादप, अधिपादप एपीफाइट्स इसको बोलते हैं, एपीफाइट्स। तो अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है। तो दोस्तों जहां पर, जिन स्थानों पे वर्षा पूरे वर्ष होती है, यानी कि हमेशा रेन होते रहता है, ठीक है, हमेशा वर्षा होती रहती है, पानी गिरते रहता है, तो उनमें अधिपादप पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि, हाँ क्वेश्चन क्या है कि मिर्मोकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। तो किन पुष्पी पादपों का होता है, यार ऐसा नाम ही है ना, मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजक होता है जो कुछ पुष्पी मतलब कि फूल वाले पौधों का होता है। और ये क्या पाए जाते हैं उनमें, तो उनमें विशेष रूप से दोस्तों क्या पाया जाता है, इनमें विशेष रूप से चींटियों के पाए जाते हैं, चींटियों के बीज पाए जाते हैं, ठीक है। ये चींटियां जहाँ पे रहती हैं उन्हीं के बीच ये उगा करते हैं। मिर्मेकोफिली, याद रखिएगा कि मिर्मेकोफिली कहाँ पे पाया जाता है, तो जहाँ पे चींटियां यानी कि एंट होती हैं, ठीक है, वो यहीं पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है हमारा सागर, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जल है, तो इसका राइट आंसर ओनली यार सागर हो जाएगा। मेरा भी नाम सागर है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 26 नंबर कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, अभी हम लोगों ने पता किया था कि वृक्ष को लगा के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपको देख रहा है आंसर, वन रोपण या फिर वृक्षारोपण, जो भी आए उसको टिक लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें पूछा गया है कि जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं।
तो दोस्तों जब भी हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं, कैसे उपभोक्ता होते हैं, ये बताना है। देखिए द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि घास हो गया आपका उत्पादक, ये हो गया घास उत्पादक। फिर घास को किसने खाया, तो घास को जी बकरी ने खा लिया, ये बकरी है इसको खा लिया, ठीक है। और अब बकरी को आपने खा लिया, इसको बोलते हैं आप लोग कि आज हमने घर में क्या बना है, तो मटन बना है ना, बकरी को खा लिया। तो बकरी हो गई प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि बकरी ने घास को खाया, फिर बकरी को मानव ने खाया, तो मानव हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। ये बीपीएससी के क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। जो सौर ऊर्जा होती है यह हमें किससे प्राप्त होती है, सिंपल सा आंसर ये सौर यानी कि सूर्य, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है। खाद्य श्रृंखला से क्या अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है। तो खाद्य श्रृंखला में दोस्तों ऊर्जा जो है किसके द्वारा हस्तांतरण होता है, एक जीव से दूसरे जीव के बीच, एक जीव से दूसरे जीव के बीच में भोजन का रूपांतरण होता है। और ये 10% का एक फॉर्मूला है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, जिसको लिंडमैन ने दिया था कि जितना भी आप एक जगह से दूसरे जगह मैक्सिमम 10% ही जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन कि हाइड्रोफाइट या फिर जलोभिद्ध हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो जल में उगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे ऑप्शन बी में है कि एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो आज के बस इतने ही क्वेश्चन थे। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अंतिम में बताऊंगा कुछ चीज़ें। देखिए दोस्त, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार साफ साफ बोल दूँ, ताकि घुमा फिरा के बात को नहीं रखना चाहिए। देखिए आप लोग जितने भी एज हैं सब 20 to 30 के एज होंगे, इससे तो ज़्यादा कोई भी नहीं होगा, ये मान के चलता हूँ, ठीक है। अब आप लोग जितने भी लोग हैं, जितना भी तैयारी कर चुके हैं, कर लिए, अच्छा है। अगले साल से मैं बोल रहा हूँ दोस्त, मेरी बात को मानिए या ना मानिए वो आपके पे डिपेंड करता है, कि आप ना अब केवल तैयारी अगर कर रहे हैं तो केवल तैयारी करना छोड़ दीजिए, साथ में कुछ काम कीजिए, ठीक है। कुछ भी काम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। वो फिल्म तो सुने ही होंगे डायलॉग शाहरुख खान की कि अम्मी जान कहा करती थी, ठीक है। तो कोई भी काम कीजिए दोस्त, कम से कम आज के डेट में अगर आप मान लीजिए यार अभी भी अगर आप बेरोजगार रहेंगे, केवल पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। मैं भी अभी क्या कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ, लेकिन मैं काम भी करता हूँ। देखिए मैं एक लैब में काम करता हूँ, पैथोलॉजिकल लैब में, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब तो मेरा है ही, उसके साथ में मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार कुछ भी कीजिए लेकिन काम कीजिए दोस्त, ऐसे में निठल्ले एकदम रोटी मत तोड़िए। आपको भी बुरा लग रहा होगा, आपके घर वालों को भी बुरा लग रहा होगा, ठीक है। आप चाहे किसी भी फैमिली से हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर मिडिल क्लास हो या फिर अपर क्लास हो, कितना भी पैसा कमाते हो, आपके बाप अमीर हैं, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। आपको फ़ायदा तभी देगा जब आप काम करेंगे। लाइफ में एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी, परिपक्वता जिसको बोलते हैं, वो आपको काम करने से मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि यार सरकारी नौकरी मिले। देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर 800 वैकेंसी आता है तो अप्लाई करने वाले हैं 24 लाख बच्चे। एग्रीकल्चर वाला में यही हुआ था, ठीक है। रेलवे वाला में तो मालूम ही नहीं, बात 1 लाख वैकेंसी और 2.5 करोड़ बच्चे, ठीक है। तो दोस्त ऐसा नहीं करना है। अगर नौकरी के पीछे भागिए, ये मत, मैं नहीं बोल रहा कि मत भागिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कुछ काम कीजिए, प्लान भी कीजिए, ठीक है। कि मान लीजिए नौकरी नहीं लगे तो मुझे डिप्रेशन में नहीं आना है, अरे यार काम है। सोचिए कि यार आपसे बहुत नीचे वाले लोग हैं, वो तो अपना ज़िंदगी बिता ही रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि दोस्त कि यार सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी झंड है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्राइवेट काम भी कर लीजिए, जो भी मिल रहा है हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप लोग सभी समझदार हैं और मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। जो याद रख लीजिएगा, काम बहुत ज़रूरी है जीवन में, ठीक है। माइंड फ्रेश रहेगा, थोड़ा सा पैसा आएगा ना पैकेट में तो दिमाग खुलेगा और लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो मिलता रहेगा। और मान लीजिए आप यार 30 के एज में काम ही पकड़ लेते हैं और 30 में शादी कर लिए हैं, ठीक है। 30 साल में फिर आपका बेटा शादी करेगा, यानी कि आप तो बूढ़े हो। 60 साल मान लीजिए कि आप कितना बचेगा जी, 70। तो बुढ़ाते बुढ़ाते तो आपका बेटा का अपना मतलब कि फर्स्ट जो बेटा या बेटी होगी उसका भी शादी नहीं कर पाएंगे बुढ़ाते बुढ़ाते। तो इसको भी ध्यान रखना है कि लाइफ को जीना है,
ठीक है। 24 साल से 28 साल के जो बीच होता है ना, यह मैरिज करने का सबसे ज़्यादा अच्छा एज होता है। बाकी आप 21 साल में भी कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली अच्छा हैं, आपका हेल्दी हैं, ठीक है, फैमिली अच्छा है, तो 21 में भी कर सकते हैं 21 के बाद, लेकिन 24 से 28 के बीच में कर ही लेना है। बाकी आपकी मर्जी। थोड़ा बहुत मुझे लाइफ के बारे में जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यार, और बाकी आप खुद समझदार हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मेरा ये एडवाइस है, आपको मानना या ना मानना वो आप पे डिपेंड है, मैं फोर्स नहीं करूँगा। थैंक यू, ठीक है। और इसी तरह से तैयारी करते रहें, जो भी हो वो ऊपर वाला जानता है यार, ठीक है। थैंक यू।